सो हे गाइस, इस सीरीज के एपिसोड 2 की शुरुआत होती है लास्ट एपिसोड के एंडिंग सीन के ही साथ में, जहां पर अब हमें सिलेक्शन में सिलेक्ट हो चुके सभी के सभी बंदों को दिखाया जाता है जो कि सिटी लॉर्ड के साथ में आ चुके होते हैं पूल में से एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए। वो लोग सामने आते हैं और लॉर्डन से ये कहने लग जाते हैं कि तुम लोगों को होली स्पिरिट पूल की एनर्जी का अच्छे तरीके से यूज करना होगा। तुम लोगों को उसके अंदर तब तक कल्टिवेशन करना होगा जब तक कि तुम लोग ना पहुंच जाओ निर्वाणा के रियल में। मैं दावे के साथ में कहता हूँ कि वो एनर्जी डेफिनेटली तुम लोगों की हेल्प करेगी। इस बात का याद रखना कि तुम पूल के जितने ज्यादा नीचाई में जाओगे तुम्हें उतना ही ज्यादा फायदा होगा। जिस बात को सभी के सभी बंदे समझ भी जाते हैं कि उन्हें क्या करना है, जिसके तुरंत बाद सिटी लॉर्ड बाकी के एल्डर्स के साथ में मिलकर अपने अपने पावर्स का यूज करने लगते हैं पूल का दरवाजा खोलने के लिए। और जैसे ही वो पोर्टल ओपन हो जाता है तो लिंदोंग के साथ साथ उसके बाकी के सभी साथी भी अंदर ही चले जाते हैं। इन लोगों को अपने सामने नजर आ जाता है स्पिरिचुअल पूल जो कि पावर से भरा हुआ था और वो इन लोगों को भी पावर ही देने वाला है। मोलिंग उन लोगों को बताता है कि हाँ ये वही है, जल्दी से आ जाओ और अपना अपना कल्टीवेशन करो। जिससे कि मोलिंग के साथ साथ बाकी के सभी लोग पूल के ऊपर बैठकर अपना अपना कल्टीवेशन करने लगते हैं और एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगते हैं। लेकिन जैसे यहाँ पर लिंदोंग ने अपना कल्टीवेशन स्टार्ट किया था तो फिर से उसी मोमेंट पर पूल के नीचे मौजूद एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्पिरिट का एहसास हो जाता है। लिंदोंग को समझ में नहीं आता कि अचानक से आखिर ये उसके साथ में क्या हुआ था। वो कहने लग जाता है कि मिस्टर दाओ, मुझे ऐसा क्यों लगा है जैसे कि अचानक से ही मेरी बॉडी की एनर्जी बढ़ चुकी हो। तो मिस्टर दाओ उसको बताता है कि ये सब कुछ असल में हुआ है इस पूल के डेप्थ की वजह से, क्योंकि इसकी गहराई में कुछ ऐसा मौजूद है जिसको तुम्हें देखना चाहिए। मेरे ख्याल से वहाँ पर एक ऐसा बीस्ट है जो कि ऑलरेडी पहुंच चुका है निर्वाणा के रियल में, या फिर वहाँ पर कोई एक मिथिकल बीस्ट भी हो सकता है जिसको तुम्हें देखना चाहिए। लिंदो कहता है कि शायद इसी वजह से सिटी लॉर्ड ने हमसे कहा था कि हमें ज्यादा गहराई में नहीं जाना है। मिस्टर दाओ कहते हैं कि अगर तुम उसको प्राप्त कर लेते हो तो वो डेफिनेटली तुम्हारे कल्टीवेशन में बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा। अगर तुम उसको पाने में इंटरेस्टेड हो तो फिर तुम्हें नीचे जरूर से जाना चाहिए। लेकिन फिर तभी इसकी नजर पड़ती है लैंगटियन के ऊपर जो कि ऑलरेडी नीचे जाने ही लगा था। लिंदोंग मिस्टर दाओ से पूछता है कि आखिर ये बंदा नीचे क्यों ही चला गया। तो मिस्टर दाओ बताते हैं कि जो चीज तुम्हें फील हुई है वही सेम चीज उससे भी फील हुई है। लिंदोंग कहता है कि फिर तो हमें जल्दी करना होगा और उससे पहले नीचे पहुंचना होगा, जिससे कि फिर वो भी नीचे चला जाता है। लेकिन मोलिंग को समझ में नहीं आता कि अचानक से ये दोनों के दोनों बंदे कहां पर चले गए। तभी हम पानी के नीचे देख पाते हैं कि ये दोनों के दोनों बहुत ही तेजी के साथ में नीचे की तरफ जा रहे थे। लेकिन जो लैंगटियन होता है वो लिंदोंग को देखते ही उसके ऊपर अपना काफी पावरफुल अटैक भी करता है, जिससे पानी के अंदर ही काफी बड़े बड़े धमाके हो गए थे। लेकिन लिंदोंग उनसे अपने आप को बचा ही लेता है, जिसने अब यहाँ पर अपनी ड्रैगन पावर को यूज करना स्टार्ट कर दिया था लैंगटियन के ऊपर हमला करने के लिए। साथ ही साथ वो अपने हेवनली स्पिरिट की मदद से उसके ऊपर स्लैशिंग अटैक्स भी करते जा रहा था, जिससे कि ये दोनों ही अपनी रफ्तार को और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं। लेकिन जो लैंगटियन होता है वो बार बार और लगातार अपने फायर अटैक्स को करते जा रहा था लिंदोंग के ऊपर, जिससे कि हमें यहाँ पर एक काफी शानदार फाइट सीन भी देखने को मिल जाता है इन दोनों के ही बीच में, जो कि पानी के अंदर हो रही थी। और सरप्राइजिंग बात ये होती है कि ये लोग फायर अटैक को भी यूज कर रहे थे, जहाँ से लिंदोंग अब बहुत ही तेजी के साथ में जैसे ही आगे बढ़ रहा था तो लैंगटियन ने दोबारा से उसके ऊपर अपना एक और फायर अटैक भी कर दिया था, जिसकी वजह से लिंदोंग नीचे मौजूद एक केव के अंदर पहुंच जाता है, जहां पर उसको जंजीरों में बंधा हुआ दिखाई दे जाता है वही मिथिकल बीस्ट जिसका उसे अपने विजन के अंदर एहसास हो चुका था। मिस्टर दाओ उसको बताता है कि इस बीस्ट के अंदर अभी भी उसकी सोल होगी, जो कि डेफिनेटली अगर यहाँ से आजाद हो गया तो ये बहुत ही बड़ी मुसीबतों को भी खड़ा कर सकता है। जिस मोमेंट पर तभी इसके पीछे से वहां पर आ जाता है लैंगटियन और उससे कहने लगता है लिंदोंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आकर मेरे पीछे आने की? तुम आखिर क्यों ही बार बार मेरे रास्ते में आ रहे हो? यहाँ तक कि तुमने क्लेन लीडर से मिलने वाले सम्मान को भी ले लिया जो कि मुझे मिलना चाहिए था। लेकिन क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि केवल उतना होने की वजह से तुम उस काबिल हो कि तुम मेरी जगह को ले सको? जिससे कि लिंदोंग उससे कहता है कि अगर क्लेन लीडर हमारे बीच में नहीं आए होते तो मैं डेफिनेटली उसी वक्त ही तुम्हें हरा चुका होता और तुम्हारी जो लिन फैमिली में नंबर 1 की पोजीशन है वो मुझे मिल चुकी होती। जो बात सुनते ही लैंगटियन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है लिंदोंग के ऊपर, जिस पल अब तभी लैंगटियन की बॉडी से बाहर निकल के आ जाता है एक बंदा, जो कि लिंदोंग से कहता है कि अब क्योंकि तुम मेरे बारे में जानते हो तो फिर आकर मेरे छुपने का क्या ही फायदा। जिससे कि लिंदोंग उससे कहता है कि मैंने सुना था कि कुछ लोग हैं जो कि अपनी स्पिरिट का यूज करते हुए अपनी बॉडी को दोबारा से रीगैदर कर लेते हैं, जो कि आज मैं अपनी आंखों से देख भी चुका हूँ। तो फिर वो बंदा जिसका हमें नाम बताया जाता है म्यूशी, वो उससे कहने लगता है कि आखिर ये तुमसे किस
जिसने कहा था तुम्हारे अंदर जो भी हो तुम भी उसको बाहर निकाल सकते हो क्योंकि मैं उससे मिलना चाहता हूँ। जो बात सुनते ही फिर तभी सामने आ जाता है मिस्टर दाओ, क्योंकि ये बात लिनदोंग से उसी ने ही तो कही थी। मिस्टर दाओ कहता है कि मैं तो तुमसे कब से मिलना चाहता था, आखिर वो पल आ ही गया। म्यूशी कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि तुम्हारे अंदर भी कोई डीमन स्पिरिट होगी। म्यूशी लैंगटियन से कहता है कि तुम जाओ और प्राप्त कर लो उस मिथिकल बीस्ट के ब्लड और एसेंस को और मेरा इंतजार करो क्योंकि मैं इस डीमन स्पिरिट को स्वेलो करने वाला हूँ, क्योंकि फिर इसके बाद मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा इस बच्चे को जान से मारने में। और ये चीजें हम दोनों के बहुत ही ज्यादा काम में भी आने वाली हैं। जो बात सुन के आकर मिस्टर दाओ कहाँ पीछे रहने वाला था वो कहने लगता है कि आखिर मैं तुमसे क्यों ही डरूंगा, जिसके तुरंत ही बाद इन दोनों के ही बीच में एक काफी गजब की फाइट भी स्टार्ट हो जाती है। और फिर उसी मोमेंट पर लैंगटियन और लिनदोंग दोनों के ही बीच में फाइट स्टार्ट हो गई थी। इन दोनों की ये फाइट हो रही होती है मिथिकल बीस्ट के ब्लड और एसेंस को प्राप्त करने के लिए। यहाँ पर लिनदोंग काफी तेजी के साथ में उसी बीस्ट की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन लैंगटियन बार बार और लगातार अपने फायर अटैक्स को यूज कर रहा था। तो फिर लिनदोंग भी कहाँ पीछे रहने वाला था, वो भी अपनी पावर्स की मदद से बार बार और लगातार हमले करते रहता है। लेकिन इन दोनों के फाइट करने की वजह से यहाँ का पूरा माहौल ही बिगड़ने लगता है। मोलिंग को समझ में भी नहीं आ रहा था कि आखिर अचानक से यहाँ पर ये क्या होने लगा। वो समझ तो चुका ही था कि ये सब कुछ उन दोनों की ही वजह से हो रहा होगा। साथ ही साथ म्यूशी और मिस्टर दाओ दोनों की फाइट बहुत ही ज्यादा खतरनाक बढ़ती जा रही थी, जिनकी पावर क्लैशिंग ही इतनी ज्यादा लाजवाब होती है कि मिस्टर दाओ के साथ में फाइट करते हुए म्यूशी को अपनी ताकतों का अंदाजा लग चुका था। वो कहने लगता है कि आगे ये छोटा सा डीमन कहाँ से आया है और इतने ज्यादा पावरफुल कैसे है। तो मिस्टर दाओ कहता है कि इसके बारे में तुम्हें बहुत ही जल्द पता भी चल जाएगा कि मैं कौन हूँ, क्योंकि अब उसने जैसे यहाँ पर अपनी स्पेशल बॉडी को अपीयर किया था तो वो समझ जाता है कि ये बंदा तो असल में टियान डीमन दाओ। मिस्टर दाओ कहता है कि यानी कि अब तुम मुझे पहचान चुके हो। मिस्टर दाओ ने अब तुरंत ही अपनी स्पेशल बॉडी से उसके ऊपर अटैक करना भी शुरू कर दिया था, लेकिन जो म्यूशी होता है वो भी बहुत ही ज्यादा चालाक बंदा था। उसे कहने लग जाता है कि तुम चाहे कुछ भी कर लो लेकिन तुम मुझे हरा नहीं पाओगे। इस बात को तुम भी जानते हो कि मैं तुम्हारा ओपोनेंट नहीं हूँ, लेकिन हम लोग अभी जिस जगह पे हैं जहाँ पर है बहुत ही ज्यादा मात्रा में स्पिरिचुअल एनर्जी, तो फिर चाहे तुम कितने भी ज्यादा पावरफुल क्यों ना हो तुम मुझे हरा नहीं पाओगे। मिस्टर दाओ से कहता है कि आज तुम मेरा खाना बनने वाले हो, तुम मेरी भूख को मिटाओगे। जिसने अब तुरंत यहाँ पर अपनी एनर्जी को भी बढ़ाना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि वो अपने चारों तरफ की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा था, क्योंकि उसने यहाँ पर यूज करना स्टार्ट कर दिया होता है एनर्जी गैदरिंग टेक्निक को, जो कि कोई आम टेक्निक नहीं होती बल्कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक भी होती है। साथ ही साथ जो लिनदोंग और लैंगटियन के बीच में फाइट चल रही थी वो दोनों के दोनों भी रुक नहीं रहे थे, बल्कि अपने अपने पावरफुल हमलों को यूज कर रहे थे। लैंगटियन लिनदोंग से कहता है कि आज मैं तुम्हारे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, फिर मैं देखता हूँ कि आखिर तुम्हें कौन और कैसे ही बचा पाएगा। जिसके तुरंत ही बाद अब उसने यहाँ पर यूज करना स्टार्ट कर दिया होता है ग्रेट स्काई फीनिक्स सील को, जिसका मुकाबला करने के लिए लिनदोंग के पास में भी उसकी एक शील्ड टेक्निक होती है। लेकिन इन दोनों की अटैक से जो यहाँ पर पावर क्लैशिंग हो रही थी उसका लेवल बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि ये पूरी की पूरी जगह ही दहल जाती है। उस बीस्ट को संभालने वाले जो पिलर होते हैं वो भी कमजोर पड़ने लगते हैं टूटने के लिए। लिनदोंग तो खुद भी यहाँ पर शॉक हो गया था, क्योंकि इन दोनों के पावर को यूज करने की वजह से यहाँ पर सील ओपन होने लगती है उस मिथिकल बीस्ट की। साथ ही साथ हम तभी देख पाते हैं म्यूशी को, जिसने अपने फॉर्मेशन का यूज करते हुए फंसा लिया होता है मिस्टर दाओ को, लेकिन उसे मिस्टर दाओ की ताकतों का जरा सा भी अंदाजा नहीं था, क्योंकि तभी मिस्टर दाओ अपनी पावर्स को यूज करता है और बहुत ही आसानी के साथ में उसकी फॉर्मेशन को ही ब्रेक कर देता है। जो चीज देख के तो म्यूशी भी शॉक हो जाता है। मिस्टर दाओ उससे कहता है कि क्या तुम्हें वाकई में ऐसा लगा था कि तुम इतनी आसानी के साथ में मिस्टर दाओ को मार पाओगे, आखिर तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया। लेकिन फिर तभी हम लोग देख पाते हैं उसी मिथिकल बीस्ट को, जो कि यहाँ पर भले ही सैकड़ों सालों से बंद होता है, लेकिन इन दोनों की फाइट की वजह से अब वो भी जागने लगता है। मिस्टर दाओ लिनदोंग से कहता है कि अगर ये सब कुछ इसी तरीके से ही आगे बढ़ता रहा तो ये जगह ज्यादा समय तक टिक नहीं पाएगी और हम लोग भी इसके अंदर दबकर मारे जाएंगे। इसीलिए तुम्हें यहाँ से निकलने का जल्द से जल्द कोई ना कोई रास्ता निकालना ही होगा। इसीलिए फिर लिनदोंग तुरंत ही कहने लग जाता है लिन लैंगटियन से कि बस करो, अब रुक जाओ, क्योंकि ये बात तो तुम भी जानते हो कि अगर इस मिथिकल बीस्ट की सोल ने अपना कंट्रोल खो दिया तो फिर ना तो इसे तुम संभाल पाओगे और ना ही मैं संभाल पाऊंगा। हम लोगों को इससे कोई भी फायदा नहीं होगा, बल्कि होगा तो केवल नुकसान। इसीलिए हम दोनों क्यों ना संधि कर लें और इसके पावर्स को आधा आधा बांट लें। लैंगटियन कहता है कि संधि और वो भी तुम्हारे साथ भूल जाओ, क्योंकि ऐसा कभी भी नहीं होगा, बल्कि आज तो तुम यहाँ पर इसी जगह पर ही मारे जाने वाले हो। जो कि अपने पावर्स का यूज करता है और वो जो मिथिकल बीस्ट उन पिलर्स से बंधा हुआ था वो पिलर्स को ही तोड़ देता है, जिसकी वजह से फाइनली ये स्पिरिचुअल मिथिकल बीस्ट आजाद हो चुका था। ऐसा होने की वजह से वो लोग जिस प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए थे वो भी ब्रेक हो जाता है और दोनों के दोनों नीचे गिरने लगते हैं। साथ ही साथ अभी जमीन के नीचे से काफी सारी स्पिरिट्स भी बाहर निकलने लगती हैं इन लोगों पर हमला करने के लिए। कई सारी स्पिरिट्स तो लैंगटियन और म्यूशी के ऊपर भी हमला कर रहे थे। म्यूशी लैंगटियन को बताता है कि ये जो सारी की सारी सोल्स हैं वो असल में आती हैं सोल की स्मेल को लेकर, इसीलिए अच्छा यही होगा कि हम लोग यहाँ से समय रहते ही बाहर निकल जाएं। ये बच्चा तो डेफिनेटली यहाँ पर मरने वाला है, इसी वजह से इसकी चिंता तो छोड़ ही दो। तो फिर यहाँ से म्यूशी और लैंगटियन दोनों के दोनों अपनी जान बचा के निकल ही जाते हैं। लेकिन ये जो स्पिरिट्स होती हैं वो होली स्पिरिट पॉन्ड के भी बाहर निकलते जा रही थी। बाहर मौजूद मोलिंग और बाकी के लोगों को समझ में नहीं आता कि अचानक से ये डीमन स्पिरिट्स कहाँ से आ गए।
आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से इतनी सारी की सारी स्पिरिट्स आ गई हैं। मोलिंग बाकी के लोगों को चौकन्ना कर रहा था और अपने आप को भी बचा रहा था, लेकिन ये डीमन स्पिरिट इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि इनका मुकाबला करने में भी इनकी हालत खराब हो जाती है। डुयन अपने साथियों से कहने लग जाता है कि हमें किसी भी हाल में इन स्पिरिट्स को यहीं पर ही रोक के रखना होगा, क्योंकि अब ये सारी की सारी स्पिरिट्स बाहर निकलने के लिए जाने लगती हैं और अगर ऐसा हुआ तो बाहर मौजूद लोगों के लिए बहुत ही बड़ी मुसीबत भी खड़ी हो जाएगी, जिसके साथ साथ ये लोग भी कभी भी फिर यहाँ से बाहर निकल नहीं पाएंगे। डुयन कहता है कि अपनी पावर्स को यूज करो और इन्हें यहाँ से बाहर ना निकलने दो, जिसका असर साफ साफ बाहर की तरफ भी दिखाई दे रहा था, क्योंकि जो मास्टर्स उसको रोकने में लगे हुए थे वो लोग भी शॉक हो जाते हैं ये देखकर कि आखिर पूल के अंदर ऐसा क्या हुआ कि ये पूरा का पूरा नजारा ही दहलने लगा है। लॉर्ड कहने लग जाते हैं कि मुझे इस बात का डर है कि पूल के नीचे जो सील मौजूद है कहीं वो ब्रेक ना हो गई हो, क्योंकि केवल उसी के ब्रेक होने की वजह से ही ऐसा होने के चांसेस हैं। तो फिर एक मास्टर लॉर्ड से कहने लग जाते हैं कि फिर तो हमें जल्दी से जल्दी अंदर जाना होगा बच्चों को बचाने के लिए, नहीं तो फिर हमारी ग्रेट यान डायनेस्टी की ये आखिरी उम्मीदें भी खत्म हो जाएंगी। लॉर्ड कहते हैं कि उससे भी ज्यादा हमारे लिए जरूरी ये है कि हम इस पर एक बैरियर को बना के रखें ताकि जो कुछ भी अंदर हो रहा है वो बाहर ना आ सके, क्योंकि अगर वो एंशिएंट बीस्ट गलती से भी यहाँ से बाहर निकल गया। एक मास्टर कहते हैं कि अगर हम लोग इसी उम्मीद में रहेंगे तो फिर आखिर प्रिंस और बाकी के लोगों का क्या होगा। लॉर्ड कहते हैं कि वो सभी के सभी बच्चे जाना चाहते हैं 100 डायनेस्टीज वॉर के अंदर। अगर वो लोग इतनी छोटी सी मुसीबत से नहीं निपट पाएंगे तो वो उस वॉर में जाने के लायक भी नहीं है। जिसके बाद फिर अगले ही सीन में दिखाया जाता है लिंदोंग को, जिसको तुरंत ही जगाता है मिस्टर दाओ, जो कि यहाँ पर अपने ऊपर हमला होने की वजह से इंजर्ड तो हो ही चुका था। लिंदोंग कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि यहाँ पर नीचे का नजारा कुछ इस तरीके से दिखाई देता होगा, लेकिन अब जो यहाँ पर होने वाला था वाकई में उसने कभी भी इसके बारे में सोचा नहीं होगा, क्योंकि वो जो मिथिकल बीस्ट होता है अब तो उसकी स्पिरिट भी आजाद हो चुकी थी, जिससे कि अब वो बाहर निकल के आता है लावा के अंदर से, जो कि देखने में ही इतना ज्यादा खतरनाक और टेरिफाइंग लग रहा था। इसे तो बड़े से बड़े महारथी भी हरा नहीं पाएंगे। मिस्टर दाओ कहता है कि वे फाइनली अवेकन हो चुका है, हमें इससे बचना होगा। तो उसके साथ में फाइट करने के लिए लिंदोंग तुरंत ही लेकर आ जाता है अपने हेवनली स्पीयर को, लेकिन वो मिथिकल बीस्ट भी चैलेंज कर रहा था लिंदोंग को, जिसने उसको हराने के लिए एक बहुत ही जोरों का हमला भी कर दिया था। साथ ही साथ वो लिंदोंग के ऊपर दहाड़ते हुए हमले पर हमले करते ही जा रहा था। हम ये देख पाते हैं कि इस बीस्ट की बॉडी के अंदर होती है बहुत ही ज्यादा खतरनाक डेमोनिक पावर, क्योंकि उसके मुंह से निकल रही होती है फायर, जिसका मुकाबला लिंदोंग अपने हेवनली स्पीयर की मदद से कर रहा था, लेकिन ये काफी नहीं होता। वो उसको थोड़ा सा रोकने के लिए अपने ड्रैगन पावर को यूज करता है, लेकिन वो भी किसी काम में नहीं आती, बल्कि लिंदोंग को ही बार बार और लगातार उसके हमलों का मुकाबला करना पड़ रहा था। तो फिर अब यहाँ पर लिंदोंग ने उसके ऊपर अपने पावरफुल स्पीयर अटैक को करना शुरू कर दिया था, जिनकी फाइट सच में काफी ज्यादा लाजवाब होती है, क्योंकि लिंदोंग अपने स्पीयर का यूज करते हुए काफी बड़े बड़े रॉक्स को भी उठाकर उसके ऊपर फेंक रहा था। लेकिन अभी तक उसे इस बीस्ट की कमजोरी के बारे में पता ही नहीं चला था कि आखिर उसको हराएगा कैसे, बल्कि ये बीस्ट तो लिंदोंग के साथ में फाइट करने की वजह से और भी ज्यादा गुस्से में आने लगता है। साथ ही साथ मिस्टर दाओ को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो लोग करें तो क्या करें। तभी वो लिंदोंग को बताने लगता है कि नॉर्मल अटैक से इस बीस्ट को कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि यह हजारों साल पुराना एक मिथिकल बीस्ट है, इसी वजह से तुम्हें अपनी सुपर पावर का यूज करना होगा। लिंदोंग कहता है कि मुझे जल्दी से बताओ कि आखिर मुझे करना क्या होगा। मिस्टर दाओ बताता है कि तुम्हें किसी भी तरीके से उसकी स्पिरिट को उसकी बॉडी से बाहर निकालना होगा, ऐसा होते ही ये स्केलेटन किसी भी काम का नहीं होगा और ये दोबारा से मर जाएगा। अब ये तुम्हें देखना होगा कि आखिर तुम ये करोगे कैसे। उसे कहता है कि ठीक है, तुम इसे अपनी ओर ले जाओ, तब तक मैं कुछ कमाल करके दिखाता हूँ, क्योंकि मिस्टर दाओ अपनी पावर को यूज करने वाला है उसकी स्पिरिट को उसकी बॉडी से बाहर निकालने के लिए। लिंदोंग कहता है कि ठीक है, मैं ऐसा ही करता हूँ, जिससे कि वो तुरंत ही और भी ज्यादा पावर के साथ में अपनी स्पीयर अटैक को करने लगता है इसी बीस्ट के ही ऊपर। लेकिन ये बीस्ट तो उन हमलों की वजह से और भी ज्यादा गुस्से में ही आते जा रहा था। लिंदोंग की भी हालत खराब हो जाती है उसको हराने में, जिस मोमेंट पर मिस्टर दाओ अपनी पावर का यूज करने लगते हैं उसकी बॉडी से स्पिरिट को बाहर निकालने के लिए। लेकिन ऐसा करने में तो मिस्टर दाओ की भी हालत खराब होने लगती है। लिंदोंग कहता है कि लगे रहो, तुम जल्दी से जल्दी इसकी बॉडी से स्पिरिट को बाहर निकाल दो। लेकिन ये बीस्ट भी बहुत ही ज्यादा शातिर होता है, क्योंकि वो तभी यूज करने लगता है अपनी डीमन स्पिरिट्स को, जो कि मिस्टर दाओ को रोकने और परेशान करने के लिए चली जाती हैं, जिसकी वजह से वो अपने काम पर कंसंट्रेट नहीं कर पाता। उसका ध्यान टूट जाता है और मिथिकल बीस्ट की स्पिरिट वापस उसी की बॉडी में ही चली जाती है, जिसका मुकाबला करने के लिए अब लिंदोंग तुरंत ही यूज करने लगता है अपनी मल्टीपल क्लोन टेक्निक को, जिससे
जिससे कि वो अपने कई सारे क्लोन्स को लेके उसके ऊपर हमला करने के लिए जा चुका था। लेकिन अब ये फाइट तो और भी ज्यादा खतरनाक होते जा रही थी। इसीलिए लिंदोंग के पास में एंशिएंट स्टोन के अलावा और कोई चारा नहीं बचता, जिसका यूज करते हुए वो इस बीस्ट की स्पिरिट को ही डेवोर करने की कोशिश करने लगता है, जो कारनामा उसने वाकई में बहुत ही जल्द करके भी दिखा दिया था, जिसकी वजह से बीस्ट वापस से ही बन जाता है एक स्केलेटन में, जो कि अब किसी भी काम का नहीं रह जाता। और बाहर की तरफ जितनी भी डीमन स्पिरिट्स जा चुके थे, उनके गायब होने की वजह से लैंगटियन को भी एहसास हो जाता है कि शायद कुछ तो गड़बड़ है। और जो मोलिंग और डोयन होते हैं वो लोग भी शॉक हो जाते हैं कि आखिर ये डीमन स्पिरिट अचानक से कहां पर गायब हो गई। जिसके बाद अब हम लोग गहराई में देख पाते हैं लिंदोंग को, जिसके पास में मिस्टर दाओ पहुंच जाता है और मुझसे कहता है कि लड़के तुमने तो कमाल ही कर दिया, लेकिन मुझे ये बताओ कि इसकी वजह से तुम्हें कहीं पर चोट तो नहीं आई। लिंदोंग उससे कहता है कि चिंता मत करो, मैं तो एकदम ही ठीक हूँ, लेकिन मुझे खुद भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा कि मैं भी इस लेवल के बीस्ट की स्पिरिट को एब्जॉर्ब कर सकता हूँ। जिस मोमेंट पर तभी उस स्केलेटन की बॉडी में हलचल होने लगती है, जिसके अंदर से तभी बाहर निकल के आ जाता है लिंदोंग का स्पीयर, जो कि पूरी तरीके से भरा हुआ होता है मिथिकल बीस्ट की पावर से। मिस्टर दाओ बताता है कि ये असल में है एंशिएंट क्रोकोडाइल की पावर, और ये तुम जो अपने हाथों में देख पा रहे हो ये है उसकी पूरी जिंदगी की मेहनत, क्योंकि इसकी एनर्जी से रिफाइन होकर बना है ये नया स्पीयर। वो बताता है कि नॉर्मल बीस्ट के पास में ऐसी कोई भी एबिलिटी नहीं होती, लेकिन जरा एक बार इस एंशिएंट क्रोकोडाइल की तरफ देखो तो सच में इसकी सोल पावर कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तुम खुद ये सोचो, तुम्हें इतने ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर की स्पिरिट मिल चुकी है, तुम्हें इस बात से बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होना चाहिए कि तुम्हारे हाथों में है एक रिफाइन हो चुका ट्रीजर। जो चीज देख के तो लिंदोंग भी बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था, क्योंकि अब उसके हाथों में होता है अभी तक का वन ऑफ द बेस्ट ट्रीजर। मिस्टर दाओ से कहता है कि वैसे तुम्हें खुश तो होना ही चाहिए, क्योंकि ये जो तुम्हारे हाथों में है उसके बारे में तुम्हें पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। और मैं ये दावे के साथ में कह सकता हूँ कि ये जो ट्रीजर है वो पूरे के पूरे आने वाले 100 डायनेस्टीज वॉर में तुम्हारी बहुत ही ज्यादा हेल्प भी करेगा। साथ ही साथ तुम्हारे पास में अब एक और भी एबिलिटी आ चुकी है, जिसकी हेल्प से तुम फ्यूचर में अपने लिए एक एंशिएंट बीस्ट की डीमन स्पिरिट को भी समन कर सकते हो। सोचो लिंदोंग, तुम कितने ज्यादा लकी हो कि तुम्हें ये चीज मिल गई। लिंदोंग कहता है कि हाँ वो तो ठीक है, लेकिन इस लेवल के बीस्ट को समन कर पाना ये कोई आम बात नहीं होती। इस बीस्ट को समन करने में ही मेरी आधी से ज्यादा एनर्जी चली जाएगी। दाओ कहता है कि अगर ऐसा है तो तुम्हें अपनी पावर को बढ़ाने के लिए यूज करना होगा इसी बीस्ट के ही एसेंस और ब्लड को, फिर तो तुम्हारे अंदर एनर्जी की भी कमी नहीं होगी। चलो ठीक है, पर मैं सबसे पहले इसके ब्लड और एसेंस को कलेक्ट कर लेना चाहिए। जिससे कि फिर लिंदोंग तुरंत उसके पास में जाता है और उसकी बॉडी से बाहर निकालने लग जाता है उसका ब्लड और एसेंस। जिस चीज को निकालते हुए उसने बदल लिया होता है एक पिल में। लिंदोंग मिस्टर दाओ से कहता है कि देखो मैंने उसके ब्लड को प्राप्त कर लिया। लिंदोंग कहता है कि चलो ठीक है, अब हमें यहाँ से चलकर उस स्पिरिट पूल की स्पिरिट को भी एब्जॉर्ब करना होगा। जो बात सुन के मिस्टर दाओ लिंदोंग से कहता है कि क्या तुम पागल हो गए हो, मुझे ये बताओ कि आखिर तुम वो काम ऊपर जाकर क्यों करोगे? तुम्हें ये पता है कि इस जगह की एनर्जी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो इसी जगह पे ही है। लिंदोंग हंसते हुए कहता है कि अरे हाँ, ये तो मैं भूल ही गया था। इसके बाद अब सबसे पहले पूल के अंदर से बाहर निकल के आ जाता है लैंगटियन, जिसको देखते ही मोलिंग उससे पूछता है कि मुझे जल्दी से बताओ कि आखिर पानी के नीचे क्या हुआ। लेकिन लैंगटियन ने एक नई कहानी सोच ली होती है लिंदोंग के बारे में, जिसे वो बता रहा होता है लॉर्ड और सभी एल्डर्स के ही सामने। वो कहता है कि मैंने सोचा था कि लिंदोंग केवल आगे ही बढ़ना चाहता है, लेकिन लिंदोंग के इरादे बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, क्योंकि उसने मुझे पानी के अंदर जान से मारने की भी कोशिश की थी। यहाँ तक कि मैंने तो उससे मना भी किया था कि पानी के नीचे मौजूद उस फॉर्मेशन को ब्रेक ना करो, नहीं तो इसकी वजह से हम सभी लोगों के लिए बहुत ही बड़ी मुसीबत भी खड़ी हो सकती है। लेकिन लिंदोंग नहीं माना। अगर मैं उसको रोकता तो वो मुझे जान से भी वहीं पर ही मार देता। यहाँ तक कि उसने तो गुस्सा दिखाने के लिए उस फॉर्मेशन को भी ब्रेक कर दिया, जिसकी वजह से हम सभी लोगों को इतनी ज्यादा मुसीबत भी झेलनी पड़ी है, जिसकी वजह से पूल के नीचे जो खतरनाक चीज थी उसी ने ही लिंदोंग को खा लिया। जो बात सुन के एक एल्डर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और ये कहते हैं कि उस कमीने की वजह से ये पूरी की पूरी इंपीरियल सिटी ही बहुत ही बड़े खतरे में आ गई थी। मैंने सोचा नहीं था कि ये लिंदोंग इतना ज्यादा खतरनाक बंदा होगा। इस बात से गुस्से में आकर वैंग ले भी कहने लग जाते हैं लिन फैन से कि मैंने सोचा नहीं था कि तुम्हारे डिसाइपल इतनी ज्यादा खतरनाक इंटेंशंस को रखते होंगे, जिसने इस पूरी सिटी को खतरे में डालने से जरा सा भी नहीं सोचा। तुम लोगों को इस काम का अंजाम तो जरूर से ही चुकाना होगा। जब ये लोग इसके बारे में बातें कर ही रहे थे तो फिर इसी मोमेंट पर हमें आवाज आती है लिंदोंग की, जो कि ये कहने लगता है कि शायद मेरे अब्सेंस का बहुत ही गलत फायदा उठाया जा रहा है और आकर ऐसी झूठी कहानियां सुनाने से फायदा क्या ही होगा। जिस मोमेंट पर अब तभी बाहर निकल के आ जाता है लिंदोंग, जिसके पास में तुरंत ही पहुंच जाता है शाओयान। लिंदोंग उससे कहता है कि चिंता मत करो बच्चे, मैं तो एकदम ही ठीक हूँ। लैंगटियन अपने कारनामे को छुपाने के लिए कहने लग जाता है कि लिंदोंग तुमने पूरी सिटी को ही खतरे में डाल दिया था, इसलिए तुम्हें लॉर्ड से अभी के अभी और इसी वक्त ही माफी मांगनी होगी। लिंदोंग कहता है कि लॉर्ड लैंगटियन ने आपसे जो कुछ भी कहा है उसका एक एक शब्द ही झूठा है, क्योंकि जिसने असल में फॉर्मेशन को ब्रेक किया था वो है लैंगटियन। जो बात सुन के तो लॉर्ड और बाकी के लोग भी शॉक हो जाते हैं, क्योंकि ये दोनों के दोनों अलग अलग बातें कर रहे थे। लॉर्ड कहते हैं कि मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि मुझे ये बताओ कि आखिर बॉटम में हुआ क्या था। लिंदोंग कहता है कि बिल्कुल, मैं आपको सब कुछ एकदम सच सच ही बताऊंगा। वो कहता है कि लैंगटियन की वजह से वहाँ से एंशिएंट बीस्ट आजाद हो चुका था, लेकिन आप चिंता मत कीजिए क्योंकि मैंने सब कुछ ही ठीक कर दिया है और कभी भी अब दोबारा से इंपीरियल सिटी के ऊपर कोई भी बड़ा खतरा नहीं आएगा। वैंग ले कहते हैं
हैं कि आखिर हम तुम्हारी बात पर भरोसा कैसे कर लें, आखिर तुम्हारे पास में इस बात का क्या सबूत है। जैसे कि लिनडोंग तुरंत ही यहाँ पर निकाल लेता है उसी क्रोकोडाइल की हड्डियों से बने हुए उसी स्पीयर को और कहता है कि ये है उसी की बॉडी से रिफाइन हुआ एक स्पिरिचुअल ट्रीजर। और ये नजारा देखकर तो लैंगटियन का तो खून ही खोल चुका था। लॉर्ड भी खुश होते हुए कहते हैं कि लिनडोंग तुमने तो वाकई में कमाल कर दिया। उससे कहते हैं कि बच्चे मुझे ये बताओ, क्या तुम जानते हो कि एक्चुअली में वो मिथिकल बीस्ट कौन था, क्योंकि यही बीस्ट सैकड़ों सालों पहले रॉयल फैमिली के लिए एक सिर दर्द बना हुआ था। वो बताते हैं कि जब ये द ग्रेट यान डायनेस्टी का उदय हो रहा था तब इस बीस्ट ने पूरी की पूरी डायनेस्टी में ही तबाही मचा के रखी हुई थी। ये लोगों को नुकसान पहुंचाता था, पूरी की पूरी सिटीज को ही तबाह करके रख देता था, जिसकी वजह से फिर यान डायनेस्टी ने काफी सारे जीनियस को इकट्ठा किया, लेकिन फिर भी इतने सारे लोग मिलकर भी उसको हरा ना सके। यहाँ तक कि इस बीस्ट को हराने के लिए पूरी की पूरी यान डायनेस्टी का पैसा भी खर्च हो चुका था। तब बुलाया गया था एक सुपर सेक्ट के स्ट्रॉन्ग मैन को, जिनकी मदद से इस बीस्ट को पकड़ा गया और हमेशा हमेशा के लिए दफन भी कर दिया गया। दफन करने के साथ साथ ऊपर एक फॉर्मेशन को भी बनाया गया था ताकि ये कभी भी बाहर भी ना निकल सके। लेकिन इस बीस्ट के पास में इतनी ज्यादा पावर थी कि ये खुद से ही पावरफुल वेपन्स को रिफाइन भी कर सकता था, जिसकी वजह से ये हमारी रॉयल फैमिली के लिए बहुत ही बड़ा खतरा भी बन चुका था। लेकिन बच्चे वाकई में मैंने कभी भी सोचा नहीं था कि तुम इसका निजात निकाल दोगे। ऐसा करने के लिए पूरी की पूरी रॉयल फैमिली हमेशा ही तुम्हारी शुक्रगुजार रहेगी। लिनडोंग कहता है कि मैं भी बहुत ही खुश नसीब हूँ जो कि मैं आपके किसी काम में आ सका। लॉर्ड कहते हैं कि तुमने अपनी ताकत के दम पर हासिल किया है इस स्पीयर को, इसी वजह से आज के बाद से ये हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारा ही है। लेकिन आज जो कुछ भी यहाँ पर होने वाला था उसकी वजह से हमारी सिटी भी खत्म हो सकती थी। तुम्हारी वजह से भले ही दिक्कत होने वाली थी, लेकिन तुमने उस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर दिया। इसीलिए मुझे कुछ भी साबित नहीं करवाना कि कौन सही है और कौन गलत। अब सभी के सभी लोग यहाँ से वापस जाओ और अच्छे तरीके से अपना अपना आराम करो, क्योंकि आज से 5 दिनों के बाद तुम लोगों को रिप्रेजेंट करना होगा अपनी द ग्रेट यान डायनेस्टी को, क्योंकि अब तुम लोगों को भेजा जाएगा यहाँ से 100 डायनेस्टीज वॉर में पार्टिसिपेट करने के लिए, जिससे कि सभी के सभी डिसाइपल रेस्ट करने के लिए चले जाते हैं। लेकिन मोलिंग बात करने लग जाता है अपने पिताजी से। लिनडोंग ने उस बोन स्पीयर को अपनी ही ताकत के बल पर हासिल कर लिया। मुझे यकीन नहीं होता कि इसने अकेले ही इतने ज्यादा पावरफुल बीस्ट को हरा दिया। जरूर से मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पर कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ होगा जिसके बारे में हम लोग सोच भी नहीं सकते। आपने आकर उससे पूछा क्यों नहीं कि उसने ऐसा कैसे कर दिखाया। लॉर्ड कहते हैं कि इस बच्चे के पास में ऐसी एबिलिटीज हैं जो कि हमारे पास में नहीं है। अगर हम उससे पूछेंगे तब भी वो हमें नहीं बताएगा, फिर आकर पूछने से फायदा ही क्या होगा। मैं दावे के साथ में कह सकता हूँ कि इस बच्चे का फ्यूचर तुम सभी में सबसे ज्यादा अलग होगा। इसीलिए हम लोग आकर ऐसी चीज को क्यों ही छेड़ें जिसे हम कंट्रोल कर ही नहीं सकते। इसीलिए मैं तो यही कहूंगा कि तुम्हें वॉर के अंदर उसके साथ में अच्छे रिलेशन बना के रखने होंगे। जिसके बाद हमें अगले ही सीन में दिखाया जाता है शाओ यान को, जिसकी पावर्स को बढ़ा रहा था लिनडोंग। लिनडोंग मिस्टर दाओ से कहता है कि क्या ये इसकी वजह से एकदम ही ठीक हो जाएगा। मिस्टर दाओ कहते हैं कि तुमने जो एंशिएंट क्रोकोडाइल का ब्लड और सेंस को प्राप्त किया था वो एक्सट्रीमली वायलेंट लेवल का है, लेकिन तुम इस टाइगर की फिजिक के बारे में अच्छे तरीके से जानते हो। ये बहुत ही आसानी के साथ में उस एनर्जी को एब्जॉर्ब भी कर लेगा। जब ये इसमें कामयाब हो जाएगा तो ये पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। लिनडोंग कहता है कि हमारे लिए पुल के नीचे जाना बिल्कुल भी व्यर्थ में नहीं गया। मिस्टर दाओ बताता है कि इस टाइगर के पास में असल में पावर है म्यूटेशन की, और साथ ही साथ इसे तुम्हारी वजह से काफी सारे बेनिफिट्स भी मिलते रहते हैं, जिसकी वजह से इसका फ्यूचर एकदम ही लिमिटलेस है। ये बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ पाएगा। लिनडोंग मिस्टर दाओ से कहता है कि वैसे मैंने सुना था कि जो एनिमल्स होते हैं वो भी अपनी रियल्म को आगे बढ़ाते हुए पहुंच सकते हैं वेट प्लेट रियल्म में, जिसके बाद फिर उनके पास में भी शक्ति आ जाती है कि वो आ सकते हैं अपने ह्यूमन फॉर्म में। शाओ यान भी आने वाले समय में एक ह्यूमन में बदल जाएगा। मिस्टर दाओ कहते हैं कि अगर ये उस लेवल में पहुंच गया तो डेफिनेटली ह्यूमन फॉर्म में भी बदल सकता है। ये स्टूपिड टाइगर तुम्हारी बहुत ही ज्यादा हेल्प भी करेगा 100 डायनेस्टीज वॉर के अंदर। मैं अपने साथ साथ इसको भी तैयार करना होगा उस वॉर के लिए, और तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि तुम केयरफुल रहो लिन लैंगटियन से, क्योंकि वो दोबारा से किसी न किसी मौके में होगा कि वो किस तरीके से तुम्हें हरा सके। लो कहता है कि हाँ मैं तैयार रहूंगा। उसे इस बात की उम्मीद होती है कि शायद वो बैटल खत्म होने के बाद देख सके अपने खास शख्स को, जिसके बाद फिर अगले ही सीन में दिखाया जाता है एक बहुत ही खूबसूरत वैली का नजारा, जहाँ पर अब हम लोग आता हुआ देख पाते हैं किंग जू को, जिसके मास्टर उससे कहने लग जाते हैं कि किंग जू मैं ये चाहती हूँ कि तुम कुछ ढूंढ के निकालो। किंग जू भी कहती है कि प्लीज मास्टर मुझे बताइए कि आखिर मुझे क्या करना होगा। वो बताती हैं कि ये तो तुम्हें भी पता है कि अब शुरू होने वाला है 100 डायनेस्टीज वॉर, लेकिन हाल फिलहाल में एंशिएंट बैटलफील्ड के अंदर कुछ अनयूजुअल सी मूवमेंट्स को देखा गया है, और मैं ये चाहती हूँ कि तुम एंशिएंट बैटलफील्ड में
जाओ मेरे रूप में, वहाँ पर होने वाले कंपटीशन को भी एक्सप्लोर करो। किंगजू कहती है कि बेशक मैं आपके ऑर्डर को फॉलो करूंगी। यानी कि किंगजू भी जाने वाली है 100 डायनेस्टीज वॉर के अंदर। इसके आगे की स्टोरी को देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो।